फ्रेंड्स, सो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसमें हम फीचर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली ये सीरीज पूरी की पूरी जो हमारे डेटा साइंस और फीचर इंजीनियरिंग में जो कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। सो इस सीरीज में कोई भी चीज बिल्कुल ऐसे नहीं होगी जैसे कि कोई सिलेबस कवर किया जा रहा हो। इट विल बी वेरी रैंडम। कोई भी एक टॉपिक उठाएंगे, उसको हम समझेंगे और समझने के बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हम देखेंगे। इनफैक्ट जैसे जो एमसीक्यूज आप यहाँ पर देख रहे हो, जो एमसीक्यू पहला आपको दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से हर वीडियो में 5 एमसीक्यूज आएंगे और अगर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जिसे हमें डिस्कस करना चाहिए, देन नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे एंड देन उसके आगे हम अगले 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे अगली वीडियो में जाएंगे। सो दिस विल बी द ऑब्जेक्टिव कि कोई भी रैंडम टॉपिक उठाएंगे। और रैंडम इसलिए क्योंकि मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है पूरी की पूरी फीचर इंजीनियरिंग और आपके डेटा साइंस में। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैथमेटिक्स में आपने अगर मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे होंगे तो आपने नहीं पढ़ी होगी। इसलिए मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक एक सीक्वेंस में उठा करके नहीं बताने वाला। एवरीथिंग यू विल बी इजिली एबल टू रिलेट अगर मैं इसको रैंडम भी उठाता हूं तो। सो ट्राई इट। अगर आपको सही नहीं लगता, आपको लगता है कि एक सीक्वेंस में आना चाहिए, देन यू कैन पुट मी योर मैसेज इन द कमेंट सेक्शन और आप मुझे बता सकते हो एंड अकॉर्डिंगली आई विल चेंज द वे आई एम प्रेजेंटिंग दीज क्वेश्चंस टू यू। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये जितने क्वेश्चन आज के हैं दे आर ऑल रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ठीक है, दिस इज द टॉपिक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। सारे नहीं, 5 क्वेश्चंस होंगे, जो 5 बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। और वो टॉपिक्स जो आपको पता होने ही चाहिए। जब आप इमेज डिटेक्शन करते हैं, मशीन लर्निंग आपकी मशीन को आप सिखाते हो कि हाउ टू डिटेक्ट एन इमेज, तो मशीन लर्निंग का वो पार्ट जो कि इमेज डिटेक्शन से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आज हमने लिए हैं। इसी तरीके से अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लेंगे। सो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फीचर्स फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। यानी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यहां नीचे दी हुई है जो कि डिजायर्ड नहीं है, मतलब वो होनी नहीं चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है? तो सबसे पहला इसमें दिया हुआ है इनवेरियंस टू स्केल। स्केल का मतलब होता है इमेज को छोटा बड़ा कैसे भी आपके सामने सेम इमेज को रखा जाए तो आप उसे पहचान पाए। राइट। सो पहला ये दिया हुआ है, द फीचर शुड बी रिकॉग्नाइजेबल रिगार्डलेस ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज इन द इमेज। तो क्या ये डिजायरेबल प्रॉपर्टी है या नहीं है? राइट। सो ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। और दूसरा क्वेश्चन है इनवेरियंस टू रोटेशन। तो अगर हम इमेज को रोटेट कर दें तो क्या हम उसे पहचान पाएं, उसे पहचानने लायक हों? क्या ये डिजायरेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा है इल्यूमिनेशन, यानी किसी चीज में थोड़ी सी कम चमक थी, थोड़ी आपने चमक बढ़ा दी। द फीचर शुड बी रिकॉग्नाइजेबल अंडर डिफरेंट लाइटनिंग कंडीशंस। सो अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस में वो ऑब्जेक्ट डिटेक्टेबल होना चाहिए। तो क्या ये डिजायरेबल प्रॉपर्टी है या नहीं है? राइट। तो आपको ये दिख रहा होगा कि चौथा जो ऑप्शन है, इनवेरियंस टू बैकग्राउंड क्लटर, क्लटरिंग यहाँ पे दी हुई है। बैकग्राउंड क्लटरिंग अगर हो, द फीचर शुड बी इजिली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द बैकग्राउंड इवन इन क्लटर्ड सीन्स। तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में अगर कोई चीज क्लटर्ड है, क्लटर्ड का मतलब ये होता है कि आपकी इमेज, जैसे कि आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि आपको अपने दोस्त को खोजना है और अचानक से आप ऐसे क्राउडेड मार्केट में पहुंचते हैं जहां पर आपके दोस्त की अवेलेबिलिटी है, उसने बताया कि मैं यहीं पे हूँ, बट उसके साथ साथ आपको बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं और बहुत सी चीजें दिखाई दे रही हैं, कई शॉप्स दिखाई दे रही हैं, तो आपको अपने दोस्त को ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। राइट। अगर उसने ये बोल दिया कि मैंने इस रंग के कपड़े पहने हैं जो कि आज इस मार्केट में एक फेस्टिवल की थीम है, तब तो और भी मुसीबत हो जाएगी। तो ये होता है क्लटरिंग, यानी ऑब्जेक्ट इस तरीके से कहीं पर छुप जाना कि आप उसे पहचानने में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करें। इसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट क्लटरिंग, बैकग्राउंड क्लटरिंग। ठीक है। तो क्या ये बैकग्राउंड क्लटरिंग एक डिजायर्ड और डिजायरेबल फीचर नहीं है? ये हमें देखना है। तो आंसर देखते हैं क्या है। तो आंसर है आपका फोर्थ वन। लेट मी सी, या आंसर इज डी। तो इनवेरियंस टू स्केल, रोटेशन एंड इल्यूमिनेशन ये बहुत ही क्रूशियल है ऑब्जेक्ट, रोबस्ट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए। यानी कि इन चीजों को लेकर के चीजें रोबस्ट होनी चाहिए, तभी आप ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर पाओगे, यानी ऑब्जेक्ट को पहचान पाओगे। अगर रोटेशन को लेकर के, इल्यूमिनेशन को लेकर के, स्केलिंग को लेकर के अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनवेरियंस लिखा हुआ है, इनवेरियंस टू स्केल, यानी कोई फर्क ना पड़ता हो, की बात हो रही है, तो ये डिजायरेबल फीचर हैं। बट लास्ट वाला डिजायरेबल नहीं है, विच इज इनवेरियंस टू बैकग्राउंड क्लटर।
द फीचर शुड बी इजिली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द बैकग्राउंड इवन इन क्लटर्ड सीन्स। तो ये डिजायरेबल नहीं है। तो क्लटरिंग का मतलब आप समझ गए, और क्यों डिजायरेबल नहीं है, दैट यू हैव गॉट इट राइट। तो ये डिजायरेबल नहीं है क्योंकि आप अगर क्लटरिंग आपके उसमें होगी तो आपके लिए ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। इसलिए क्लटरिंग इन वेरिएंस टू बैकग्राउंड क्लटरिंग जो बताई गई है कि हाँ बैकग्राउंड क्लटरिंग का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये फर्क पड़ सकता है राइट। तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही है। आइए देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमनली यूज्ड फीचर डिस्क्रिप्टर फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में ऑब्जेक्ट को जब आप डिटेक्ट करते हो तो कौन सा जो है इसमें फीचर है जो कि आप यूज नहीं करते, कॉमनली यूज नहीं होता। तो इसमें पहला ऑप्शन है हिस्टोग्राम ऑफ ओरिएंटेड ग्रेडियंट्स, दूसरा ऑप्शन है स्केल इनवेरिएंट फीचर ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा है लोकल बाइनरी पैटर्न्स, और चौथा है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल, ये डिटेल में नहीं बताने वाला, जो इसका सही आंसर है और वो बताऊंगा, और बाकी का पर्पस क्या है, ये जो मेथड्स दिए हैं इनका पर्पस क्या है इनके बारे में बताऊंगा। क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं इनको मैं अलग से डिस्कस करूंगा, अलग से वीडियो होगी, या मैं ये सोच रहा हूँ कि अलग से एक प्लेलिस्ट ही बना दूंगा जहां पे इन टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूंगा और आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के इन टॉपिक्स को देख सकते हैं राइट। तो ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट जो होगा ये स्पेसिफिकली केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर्स के लिए होगा। एक अलग प्लेलिस्ट में और बना दूंगा जिसमें आप इन टॉपिक्स को, जो टॉपिक्स हम डिस्कस करते जा रहे हैं इन टॉपिक्स से रिलेटेड डिस्कशंस वहां पर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर है इसका डी, CNN, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। अच्छा, फर्क क्या होता है इसमें, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क हमने क्यों लिया है, एज अ डिस्क्रिप्टर की तरह क्यों नहीं लिया है। यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया कि नॉट अ कॉमनली यूज्ड फीचर डिस्क्रिप्टर। फीचर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, किसी फीचर को, किसी इमेज को डिस्क्राइब कर पाना, ये इमेज क्या रखे हुए है उसको डिटेक्शन के लिए डिस्क्राइब कर पाना कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं, बैकग्राउंड में क्या है, कलर इंटेंसिटी कहाँ ज्यादा है, ये सब होता है डिस्क्राइब करना कि यहाँ पे कलर इंटेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पर ये काफी कम पिक्सल्स हैं, इनकी इंटेंसिटी कम है, कलर यहाँ पर थोड़े लो हैं राइट, वार्म कलर्स नहीं है राइट। तो इस तरीके की चीजें जो होती हैं ये डिस्क्रिप्टर में आती हैं राइट। बट कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो होता है, ऊपर के जो तीनों दिए हुए ना ए बी और सी, ये तीनों के तीनों डिस्क्राइब करते हैं इमेज को, इमेज से सीखते हैं कि क्या जो है इसमें फीचर्स हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसकी इसको डिस्क्राइब करने वाली प्रॉपर्टीज को वो समझने का काम करते हैं ये फीचर्स। लेकिन जो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है वो क्या करता है, फीचर डिस्क्रिप्टर नहीं होता, वो फीचर रिप्रेजेंटेशन को समझता है डायरेक्टली फ्रॉम द इमेज डेटा। इमेज डेटा को देख करके वो ये समझने की कोशिश करता है कि एक इमेज किस तरह की हो सकती है। अगर एक इमेज मेरे सामने रखी जाए, एक रिप्रेजेंटेशन हो किसी इमेज का, जैसे बिल्ली की इमेज है तो बिल्ली की इमेज कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, उस रिप्रेजेंटेशन को वो सीखता है। तो कल को अगर इससे कोई कहता है कि ड्रॉ मी एन इमेज ऑफ अ कैट राइट, तो ये कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क वहां पर यूजफुल है। बट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में, किसी फीचर को डिस्क्राइब करने में किसी इमेज की, वहां पर ऊपर के जो तीनों मेथड्स हैं, ये अलग अलग मेथड्स हैं, ये आपके वहां पर यूज होते हैं, हिस्टोग्राम ऑफ ओरिएंटेड ग्रेडियंट्स, स्केल इनवेरिएंट फीचर्स, और ये जो तीसरा वाला है राइट। बट चौथा डिफर करता है। चौथा किस सेंस में डिफर करता है कि ये रिप्रेजेंटेशन सीखता है कि जो इमेज मेरे सामने रखी गई है, इस तरह की इमेज अगर मुझे बनानी हो, तो अगर ये बिल्ली की इमेज है, कुत्ते की इमेज है, या फिर कोई एक सीनरी है, तो अगर कोई मुझसे कहता है कि सीनरी बनाओ, तो मैं कैसे बनाऊंगा, दैट इज ऑल अबाउट कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो है इस काम को करता है राइट। क्या मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है, क्या होता है, ये सब हम अलग से एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, और ये सारे टॉपिक्स जो कि यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, एक एक करके इनको हम उस प्लेलिस्ट में डिस्कस किया करेंगे। आइए आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फीचर पिरामिड नेटवर्क इन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ठीक है, फीचर पिरामिड नेटवर्क का क्या पर्पस है, प्राइमरी पर्पस क्या है ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते समय। तो इससे ये तो पता चल रहा है कि फीचर पिरामिड नेटवर्क एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन टेक्निक है, बट इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, किस लिए ये मेनली यूज की जाती है। सबसे पहला ऑप्शन इसमें दिया है टू एक्सट्रैक्ट हाई लेवल सेमेंटिक फीचर्स, दूसरा दिया है टू एक्सट्रैक्ट लो लेवल डिटेल फीचर्स, तीसरा दिया है टू कंबाइन मल्टी स्केल फीचर्स फॉर एक्यूरेट डिटेक्शन, और चौथा है टू इंप्रूव द कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी ऑफ द डिटेक्शन प्रोसेस। तो आप सोचिए क्या है इसका आंसर, लेट मी शो यू। द आंसर इज सी। जो फीचर प्राइवेट नेटवर्क है, दे आर डिजाइन टू कंबाइन फीचर्स फ्रॉम डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यहाँ पे फिर आ गया CNN। तो CNN क्या है, रिप्रेजेंटेशन को समझता है, उसको सीखता है राइट। रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए उसके बारे में सीखता है कि एक इमेज का, जो मेरे सामने इमेज आई है, ये किसी खास चीज की इमेज है और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इस चीज को सीखता है। लेकिन
जो आपका ये फीचर पिरामिड नेटवर्क है, इसमें क्या किया जाता है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क क्या किस तरीके से यूज किया जाता है, एक टूल की तरह यहां पर यूज किया जाता है। यानी फीचर पिरामिड नेटवर्क कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को यूज करता है एक टूल की तरह, और अलग अलग लेयर्स बनाता है। इसकी कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की लेयर्स बनाता है। ये क्या होते हैं, ये आप अलग से जो या तो अगर आप खुद सीखना चाहें तो पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको अलग से नहीं पढ़ पा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं इसकी वीडियो बनाऊं, तो मैं एक प्लेलिस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा। सो जो फीचर प्राइवेट नेटवर्क है वो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की अलग अलग लेयर्स बनाता है। ये लेयर क्यों बनाता है, पर्पस क्या है लेयर के बनाने का, तो उसके लिए आपको ये समझना होगा कि फीचर पिरामिड नेटवर्क होता क्या है। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक बड़ी सी इमेज है, या फिर आप किसी जंगल में चले गए हैं, ऐसे बिल्कुल लेमैन टर्म्स में समझिए कि किसी जंगल में आप गए हैं, और उस जंगल में क्या है कि किसी ने आपसे कहा है कि बहुत ही छोटी सी एक चींटी है, आपको उसको फाइंड आउट करना है। केवल एक ही चींटी है, किसी ने बोल दिया है कि किसी कोई एक ही चींटी है, और उस चींटी को आपको फाइंड आउट करना है। या कोई छोटा सा खरगोश है इस बड़े से जंगल में, उसको फाइंड आउट करना है। अब दिक्कत क्या होगी, बहुत बड़ा जंगल है, बहुत कुछ है यहाँ पर, राइट। आप दूर से जब उसे देखेंगे हर चीज को, पूरे जंगल को, तो आप नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये कहाँ हो सकता है, खरगोश कहाँ हो सकता है, चींटी कहाँ हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास हो, जिससे कि आप पूरे, इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, जिससे आप पूरे के पूरे जंगल को क्या करते हैं, अलग अलग कोनों को क्या कर सकते हैं, मैग्नीफाई करके देख सकते हैं, तो आपके पास चांसेस ज्यादा होंगे उस चीज को आइडेंटिफाई करने के। ठीक है। तो अगर आप देखें तो आइडेंटिफाई करने के लिए आप किसका यूज कर रहे हो, एक मैग्निफिकेशन यूज कर रहे हो, यानी एक छोटे से हिस्से को बड़ा बना के दिखा रहे हो। विच मीन्स कि एक छोटा सा पोर्शन जिसके कि कुछ पिक्सल्स होंगे, उन पिक्सल्स को आप बढ़ा रहे हो। विच मीन्स यहां पर मैट्रिक्स इन्वॉल्व होगा। जो मैथमेटिक्स में आपने मैट्रिक्स पढ़ी थी, उस मैट्रिक्स का जैसे कि 3 by 3 मैट्रिक्स था, तो अब ये 30 by 30 का मैट्रिक्स बना करके उतनी ही छोटी लोकेशन को, जो कि छोटी लोकेशन 3 by 3 की लग रही थी, अब उसको 30 by 30 या 300 by 300 बना करके आप उसको जूम करके देख रहे हो कि ये है क्या, राइट। तो यही स्केलिंग, अलग अलग तरह की स्केलिंग यूज की जाती है, और ये स्केलिंग क्या है, ये इमेज का रिप्रेजेंटेशन बनाती है, जो कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का काम होता है। तो अलग अलग लेयर्स कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की बनाई जाती है, जिससे कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करने के लिए, ये जो फीचर पिरामिड नेटवर्क है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करने के लिए, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए ज्यादा डिटेल्ड वे में, ज्यादा मैग्नीफाइंग वे में इसको देख सके। सो ये फीचर पिरामिड नेटवर्क का काम है। आई होप आप इसको समझ रहे होगे। सो इसका जो मेन पर्पज है वो ये है कि टू कंबाइन मल्टी स्केल फीचर्स। आप समझ गए होंगे मल्टी स्केल फीचर्स क्या है, फॉर एक्यूरेट डिटेक्शन। ठीक है। सो ये काम यहां पर किया जाता है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा ये जो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके सामने रखे गए हैं। एंड आई होप अगर आप पहले से थोड़ी बहुत फीचर इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, बट अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो भी आई प्रॉमिस यू कि आपको समझ में आएगा, राइट। चौथा क्वेश्चन है, हाउ डू अटेंशन मैकेनिज्म इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल। पहला इसमें देखिए, बाय फोकसिंग ऑन द मोस्ट रिलेवेंट पार्ट ऑफ द इमेज। दूसरा है बाय रिड्यूसिंग द कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल। तीसरा है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन द मॉडल। और चौथा है बाय इंप्रूविंग द जनरलाइजेशन एबिलिटी ऑफ द मॉडल। तो इस चौथे क्वेश्चन में सबसे पहले तो एक वर्ड आ गया यहां पर, अटेंशन मैकेनिज्म, एक फ्रेज आ गया बेसिकली। तो इसका मतलब आपको अगर पता है देन आप इसका आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज आप इसको नहीं समझ पाएंगे। वैसे बहुत आसान है, अगर आप अटेंशन मैकेनिज्म, अटेंशन वर्ड को ही अगर आप समझ पा रहे हैं देन इट्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो आंसर है इसका अटेंशन मैकेनिज्म अलाउज द मॉडल टू फोकस ऑन द मोस्ट रिलेवेंट पार्ट ऑफ द इमेज, रिड्यूसिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ इररिलेवेंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। This can significantly improve the accuracy and efficiency of the object detection. आई होप बहुत ही क्लियर हो गया होगा ये, क्योंकि बहुत बड़ी चीज नहीं है अटेंशन मैकेनिज्म। अटेंशन का मतलब आप ये समझिए कि वो पोर्शन जो कि आपके लिए इंटरेस्ट का है। जैसे कोई अगर इमेज में पूछे कि इस इमेज में बैकग्राउंड में, इस इमेज में एक कमरे की इमेज है और इस कमरे में एक बल्ब जल रहा है, सामने सोफे पर कोई बैठा है और उसके ऊपर कोई बल्ब जल रहा है। यू हैव टू फाइंड आउट कि हाँ बल्ब किस कलर का जल रहा है, राइट। येलो कलर की लाइट है, रेड कलर की लाइट है, ब्लू कलर की लाइट है, कैसी है। सो यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड ऑन दैट एरिया, राइट। टेंशन आपको उस एरिया में रखना होगा। तो इस तरह के चीजें भी पूछी जा सकती हैं। तो इस तरह की चीजें पूछी अगर जा सकती हैं तो आपका मॉडल इस तरह की चीजों को लेकर के ट्रेंड होना चाहिए। तो अटेंशन मैकेनिज्म जो यूज किया जाता है ट्रेनिंग इमेजेस के दौरान, वो वही है, इसी पर्पस के लिए उसको ट्रेन किया जाता है, राइट। मोस्ट ऑफ द पीपल जब वो प्रॉम्प्ट लिख रहे होते हैं, मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करने वालों की बात कर रहा हूं, वो क्या करते हैं, उन्हें ये लगता है कि मुझे हर चीज सिखानी पड़ेगी, मुझे बताना पड़ेगा स्पेसिफिकली कि तुम ऐसे पहचानोगे चीजों को। नो, डोंट एवर डू दैट।
रीजन ये है कि जब आप उसे सिखाओगे ना, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि एक पैटर्न जो आपने दिया है उस पैटर्न पे बाकी चीजें भी आप मुझे दो। फिर उसने जो सीखा हुआ है और आप उससे जो सिखाने लगे उसके बीच में एक नॉइस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम होगी, आपको रिजल्ट सही नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर आपको रिजल्ट सही चाहिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में, इन दैट केस आपको करना क्या चाहिए, जब भी आप किसी चैट जीपीटी या किसी भी मॉडल से बात करते हैं, एलएलएम से, किसी भी एलएलएम से बात करते हैं, तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि ये एलएलएम बहुत बड़े डेटा पे ऑलरेडी ट्रेंड है। उसको कुछ और पैटर्न अपनी तरफ से मत बताइए। जैसे अगर आपको ये बताना है कि इमेज में आपको बल्ब खोजना है, तो आप उसे ये मत बताइए कि बल्ब यूजुअली बंदे के ऊपर लगा होता है, अगर कहीं बैठा हो तो ऊपर होगा या दीवार पे होगा। ये ऑलरेडी ट्रेंड है। पूरे के पूरे मॉडल, जितने भी मॉडल आप देखते हैं वो ऑलरेडी ट्रेंड है। इसलिए अपने प्रॉम्प्ट लिखते समय इस बात को जरूर ध्यान में रखिए कि आप वो चीजें ना दें जो कि उसको एक नई ट्रेनिंग देने का काम कर रही हो। अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आपको ध्यान रखना होगा। ये पहले से चीजों को जानता है, आप सिर्फ उसे ऑर्डर दीजिए जहां पर आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो ना, कि हाँ मुझे इस तरह से आउटपुट चाहिए, या फिर मैंने कुछ यूनिक सा किया है जिसको तुम्हें इन्वॉल्व करना होगा, जिसके लिए प्रॉब्ली तुम ट्रेन नहीं होगे क्योंकि ये मेरा अपना डेटा है। बस उसी स्पेसिफिक चीज को लेकर के आप उसे इंस्ट्रक्शन दीजिए। अदरवाइज कोई भी इंस्ट्रक्शन आपको देने की जरूरत नहीं है। सो अटेंशन मैकेनिज्म क्या होता है, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। अटेंशन मैकेनिज्म ये होता है, जैसे सपोज करो कि आप किसी लाइब्रेरी में गए और वो लाइब्रेरी बहुत ही मेसी लाइब्रेरी है, वहां पर कहीं पर भी किसी भी शेल्फ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि कौन से टॉपिक पे यहाँ पे बुक्स रखी हुई हैं। तो आप क्या करोगे? आप इधर उधर घूमोगे, आपको किताब चाहिए ही चाहिए, तो आपको बहुत देर लगेगी वो किताब फाइंड आउट करने में, क्योंकि वो किताब अब कहीं भी हो सकती है, अरेंज नहीं है ना ये लाइब्रेरी। बट ऑल ऑफ अ सडन अगर आपको ऐसी कोई लाइब्रेरी मिले जहां पे आपको ये बताया जाए कि हाँ हम जो है ये किताबें जो रखी हुई हैं, इन किताबों में जो शेल्फ किताबें जिस शेल्फ में रखी हुई, उस शेल्फ के ऊपर टॉपिक का नाम लिखा है, उस जेनर का नाम लिखा है जिसका टॉपिक का बुक वहां पे रखा हुआ है, तो उस केस में यू विल बी इजिली एबल टू आइडेंटिफाई इट, राइट। तो इसी तरीके से अटेंशन मैकेनिज्म के केस में भी जब हम मशीन लर्निंग करते हैं, मशीन को सिखाते हैं, इन दैट केस हम सिखाते समय जो मैकेनिज्म यूज करते हैं वो यही होता है। और अटेंशन मैकेनिज्म के लिए उस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है उसको, एक तरीके से जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी लोकेशन को लेकर के उन्हें पिन कर दिया जाता है कि यूजुअली ये चीजें इसी लोकेशन पे मिलती हैं, या विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल, मतलब सेंटर में अगर कोई इमेज के सेंटर में जाए तो इससे इधर या इससे इधर या ऐसे मिलती हैं। जैसे अगर टेबल खोजनी हो, राइट, तो ऑब्वियसली जो बंदा बैठा हुआ है उसके सामने होगी, यानी नीचे वाले पोर्शन में होगी। लाइट होगी तो ऑब्वियसली नीचे थोड़ी लगी होगी, ऊपर होगी। तो कई इमेजेस से ये अटेंशन मैकेनिज्म सीखा जाता है, सिखाया जाता है मॉडल को। तो वो ऑलरेडी सीखा सिखाया है, इसलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के समय इस तरह की गलतियां ना करें कि उसे आप अलग से सिखाने लगें। अदरवाइज नॉइस क्रिएट होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा उसके लिए। सो आई होप आप अटेंशन मैकेनिज्म यहां पर समझ गए होंगे। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक अलग टॉपिक है, बट हाँ उसको मैंने यहां रिलेट कर दिया। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप फीचर इंजीनियरिंग में छोटी मोटी चीजें ये जो है ना, अगर आप ये नहीं जानते, ये मैथमेटिक्स और ये कॉन्सेप्ट नहीं जानते, तो आप सही से प्रॉम्प्ट भी लिखने में प्रॉब्लम फेस करेंगे। आपने देखा होगा AI 900 जो कोर्स है, उस कोर्स में भी ये चीज है कि AI 900 के कोर्स में आपको बीच में मशीन लर्निंग के थोड़े से कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं। रीजन उसका यही है, सो दैट आप उसको समझ करके बैकग्राउंड में क्या होता है ये समझ सको और उसके अकॉर्डिंग ही अपने प्रॉम्प्ट को सही से लिख सको। अदरवाइज आप फिर प्रॉम्प्टिंग में गलती करने लगोगे, वो इंस्ट्रक्शंस देना जो आपको नहीं देने चाहिए आप वो देने लगोगे, और वो एक नॉइस या फिर एक कंफ्यूजन मॉडल में क्रिएट करने लगेगा। आइए आगे चलते हैं। Which of the following data augmentation technique is least effective for improving object detection performance? अगर हमें ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, मतलब अच्छे तरीके से हम ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर पाए, तो उसके लिए कौन सा डेटा ऑगमेंटेशन टेक्निक लीस्ट इफेक्टिव है? डेटा ऑगमेंटेशन क्या होता है? सपोज करो आपको एक इमेज दे दी। हमारे पास जब भी हम मशीन को सिखाते हैं, मशीन लर्निंग करते हैं, तो उस केस में हमारे पास कुछ इमेजेस हैं। ठीक है, इमेजेस को लेकर के हम मशीन को सिखा रहे हैं। हमारे पास अगर 3 या 4 इमेजेस ही हैं, या मान लीजिए मेरे पास एक इमेज ही है, राइट, क्या मैं केवल इस एक इमेज से ये एक्सपेक्ट करूंगा कि सारी चीजें मैं इसको सिखा दूंगा? नहीं सिखा पाऊंगा, मुझे कई इमेजेस चाहिए होंगी। तो कई इमेजेस लेने का तरीका एक तो ये है कि आप कई इमेजेस मांगो, कहो कि हाँ इसका एक वेरिएंट और लाओ, ऐसी ही कोई इमेज और लाओ जो थोड़ी ब्लर हो, ऐसी ही कोई इमेज और लाओ जिसमें कलर थोड़े डार्क ना हो करके थोड़े से सॉफ्ट हो। तो इस तरह की ढेर सारी इमेजेस जब आप मांगते हो, तो या तो आप इस तरह की इमेजेस बाई चांस अवेलेबल हो, लेकिन होती नहीं है। और इमेज डिटेक्शन एक ऐसा काम है जो कि किसी भी कंडीशन में, इमेज ब्लर हो, लाइटिंग कंडीशन अलग अलग हो, उस केस में हर टाइम पे ये चीज आपके पास हो पानी चाहिए। बट अगर नहीं हो पा रही है तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो एक तो ये तरीका है कि इस तरह की इमेजेस आप लेके आओ, जो कि एक टफ काम है। और दूसरा तरीका ये है कि जो इमेज आपको मिली है ना, उसी के साथ छेड़खानी करो।
उसी इमेज को क्या करो, थोड़ा सा ब्लर कर दो, दूसरे वेरिएंट में क्या कर दो कि उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दो, तीसरे वेरिएंट में क्या कर दो कि आधी इमेज ब्लर कर दो और आधी इमेज वो कर दो, राइट, चौथे पूरी की पूरी वैसे ही रहने दो। चौथे इमेज में क्या कर दो कि थोड़ा सा स्केल बढ़ा दो, पांचवें में क्या कर दो, स्केल छोटी कर दो, थोड़ा सा उनकी हाइट वाइट बिड्थ मतलब ओवरऑल जो स्केलिंग है वो कम कर दो। इस तरीके से एक ही इमेज की मदद से आप कई इमेजेस क्रिएट कर सकते हो, जिससे कि आप मशीन को ट्रेन कर सकते हो। ये जो टेक्निक है जिसमें आप एक इमेज से कई इमेज जनरेट करते हो, इसी को फॉर द ट्रेनिंग पर्पस, इसी को डेटा ऑगमेंटेशन कहते हैं। तो आई होप डेटा ऑगमेंटेशन आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर यह पूछा जा रहा है कि अगर डेटा ऑगमेंटेशन आप कर रहे हो तो यहां पर कौन सा काम आपको नहीं करना चाहिए, राइट, कौन सा काम आपको नहीं करना चाहिए। रैंडम क्रॉपिंग करनी चाहिए, ऑब्वियसली क्रॉप करोगे तभी तो बात बनेगी कि हाँ अपडेट मतलब क्रॉप करके थोड़ा बहुत पोर्शन उसका निकाल लिया, एक अलग इमेज बना दी, एक अलग हो गया। उसके बाद कलर जिटरिंग कर दिया आपने, तो वो एक अलग पोर्शन हो गया, एक अलग सेक्शन हो गया, जिटरिंग करके आपने ले लिया। ठीक है, तो एक अलग तरीके की इमेज फ्रॉम द सेम इमेज यू आर गेटिंग, राइट। अगर एक ही इमेज से अलग अलग पोर्शंस या उसी इमेज को अलग अलग तरीके से आप मॉडिफाई करते रहोगे तो इट विल बिकम अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेटा फॉर योर मशीन टू लर्न फ्रॉम द पैटर्न्स, राइट। कलर जिटरिंग हो गई, हॉरिजॉन्टल फ्लिपिंग आपने फ्लिप कर दिया, राइट, हॉरिजॉन्टली आपने थोड़ा सा मोड़ दिया, थोड़ा जो है 90 डिग्री फ्लिप कर दिया, पीछे ले आए आगे ले आए, जैसे भी किया। तो इस तरीके से फ्लिप फ्लॉप करके, क्योंकि इससे रिलेटेड मेथड्स अवेलेबल होते हैं पाइथन में, इसको आप कर सकते हैं, राइट। और ऑब्वियसली जहां पर भी इमेज की बात होती है मैथमेटिक्स का एक ही कॉन्सेप्ट यूज होगा, वो है प्राइमरी कॉन्सेप्ट आपका मैट्रिसेस का। जहां पे स्केलिंग की बात होगी, ऑब्वियसली अगर 3x3 का मैट्रिक्स, तब पिक्सल्स क्या है, 3x3 पिक्सल्स, 256 क्रॉस 256 पिक्सल्स। अब इसको आप बढ़ा दो, ही बड़ा कर दो, राइट, तो वो स्केलिंग हो गई। इसको छोटा कर दो तो आपने उसको क्या कर दिया, छोटा कर दिया, ठीक है, उसकी स्केलिंग कम कर दी, स्केल कम कर दी, उसकी क्रॉपिंग कर दी, छोटे से पोर्शन को निकाल लाए और उस पोर्शन को निकाल करके एक अलग इमेज बना दी। तो इस तरीके से जब आप अपने मशीन को ट्रेन करोगे तो वो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बन पाएगा। बट आखिरी जो ऑप्शन है गॉसियन ब्लर, ये नहीं होता। तो यही हमारा सही आंसर है, गॉसियन ब्लर। ब्लर का मतलब क्या होता है, ब्लर का मतलब होता है कि आप अपनी इमेज को ब्लर करते चले जाइए, सिंपल सी बात है, आप उसको धुंधला करते चले जाइए। धुंधला क्यों करना है, धुंधला करके किया क्या जाता है, क्या गॉसियन ब्लर का यूज कहीं नहीं किया जाता। गॉसियन ब्लर का यूज वहां किया जाता है जहां पर आपको अपनी मशीन को यह सिखाना हो कि एजेस कहां पे हैं, एक इमेज की एज कहां पे है। जैसे अगर मेरी इमेज ली जाए, राइट, और मेरी इमेज को थोड़ा धुंधला किया जाए। अगर आप मेरी इमेज को थोड़ा धुंधला करेंगे तो धुंधला करते करते एक सिचुएशन ऐसी आएगी, पूरा धुंधला होने से ठीक पहले, पूरी तरीके से मेरी इमेज और बैकग्राउंड गायब होने से पहले एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर मेरे जो एजेस हैं, मेरी पूरी बॉडी के जो एजेस हैं, मेरी नाक है या जो भी प्रोमिनेंट जो एजेस हैं मेरी बॉडी में, वो सब क्या होंगे, क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा होगा, मैं नहीं दिख रहा हूंगा, लेकिन जो एजेस हैं वो दिख रहे होंगे। तो गॉसियन ब्लर वहां पे यूज किया जाता है जब हम ऑब्जेक्ट की जो एक वो होती है ना कि कितनी कहाँ पे इसकी एजेस हैं, कहाँ पर इसकी बाउंड्री है, उसको फाइंड आउट करने के लिए, वो सिखाने के लिए कि इस तरीके का शेप होता है। अगर मुझे सिखाना है मशीन को कि बिल्ली ऐसी दिखती है तो ऑब्वियसली उसकी एजिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो ब्लर करके उसकी एजिंग को डिफाइन किया जाता है। तो एजिंग डिफाइन करने का पर्पस यही होता है, गॉसियन ब्लर उसी के लिए यूज किया जाता है। ब्लर और गॉसियन ब्लर, ब्लर का मतलब होता है, ब्लर का मतलब धुंधला करना, गॉसियन ब्लर, ब्लर का मतलब होता है मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको हम बेल कर्व कहते हैं। गॉसियन कर्व एक बेल कर्व की तरह होता है, यूं, ठीक है, एक प्याले की तरह, बेल की तरह, ठीक है। तो जो बेल का सबसे नीचे का पॉइंट है ना, ये वो पॉइंट होता है जहां पे एजेस हैं, यानी सबसे शार्प पॉइंट होता है वो, उसका टॉप पॉइंट होता है, मतलब जो ऐसे फैल रहा है गॉसियन कर्व, उस कर्व में जो नीचे का पॉइंट है, जो कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट है, वो कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट की वैल्यू कहां पे मिलेगी, एजेस पे मिलेगी, राइट। तो एजेस पे मिलेगी तो एजेस तो पहचान जाओगे, लेकिन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की ये कौन है, मान लो तीन चार लोगों के फेसेस हो, मेरा फेस पहचानना हो, तो आप अगर ब्लर कर दोगे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में, क्या वो यूजफुल होगा, नहीं होगा। एजेस को आइडेंटिफाई करने में गॉसियन ब्लर यूजफुल है, लेकिन जब आप बात करते हो इसकी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की, एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की, वहां पर गॉसियन ब्लर यूजफुल नहीं है, आपको धोखा दे जाएगा। इसलिए गॉसियन ब्लर यहां पर सही आंसर है, लीस्ट इफेक्टिव मेथड है। डेटा ऑगमेंटेशन आप समझ गए, उसके अलावा ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में गॉसियन ब्लर का मतलब समझ गए, क्लिपिंग और इन सब चीजों को देख लिया आपने। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, अगर नहीं अच्छा लगा है तो ही बताइए, अच्छा लगा है तो ही बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, सो दैट आई कैन इंप्रूव ऑन इट। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।